इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मुजम्मल सोहरावर्दी ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। से पहले तो यही जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, बिलावल कुछ रोज से हम देख रहे थे बड़े वोकल थे इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो डेट अनाउंस करें। अब डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, ये ऐलान आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट है? इन तारीखों पर आप इलेक्शन होते देख रहे हैं? जी, मुझे नजर आ रहा है इन तारीखों में इलेक्शन होना और यही तारीखें बन रही थी। बाकी बिलावल साहब तो वो कोई पब्लिक पोस्चर था उनका, और कोई उस वरना उन्होंने उनकी जमात ने खुद मर्दमशुमारी के हक में सीसीआई को वोट डाला था। उन्हें पता था कि सीसीआई में जब वो मर्दमशुमारी के हक में वोट डाल रहे हैं तो आर्टिकल 51 के तहत पहले हल्का बंदियां होंगी और 90 दिन में इंतखाब मुमकिन नहीं। अगर वो 90 दिन में इंतखाब चाहते होते तो वो हल्का नई मर्दमशुमारी के हक में वोट ना डालते, इंतखाबात 90 दिन में हो जाते। तो मेरे ख्याल में वो पॉलिसी और पोस्चर का खेल था। उनकी पॉलिसी कुछ और थी, पोस्चर कुछ और था। बाकी सब सियासी जमातों को अंदाजा था कि इतनी डेट्स में इलेक्शन कम से कम जनवरी में और ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो 15 फरवरी तक ठीक है। लेकिन ये हम देखते हैं कि जो गुड कॉप और बैड कॉप का खेल है ये बहुत देर से हम देख रहे हैं खेला जाता है। जिस तरह से आसिफ जरदारी किसी और लाइन को टो कर रहे थे, बिलावल हम देख रहे थे जरा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है, क्यों अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं? ये नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि अवाम बाशऊर हो चुकी है, लेकिन आप देखें ना, ये अवाम साइफर के चक्कर में भी तो आ गई ना जी। ये तो कहीं ना कहीं शऊर पे सवाल भी तो उठता है ना कि लोग नहीं समझ सके कि साइफर झूठ था, तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। जब IMF का मुआहदा तोड़ा गया तो लोग उस वक्त भी आप समझे कुछ उस बहकावे में आ गए ना, लोगों को नहीं समझ आई कि इस वक्त पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उससे दूसरी सियासी जमातों को भी ये चांस मिलता है कि कहीं ना कहीं लोगों को चक्कर दिया जा सकता है, बहकावे में लाया जा सकता है, लिहाजा वो भी कोशिश करती हैं। ठीक है। तो मुजफ्फर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप देख रहे हैं इलेक्शन में शमूलियत नजर आ रही है, बहुत से मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमा थे जो ये कहते थे कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। अभी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी बाकी है, चेयरमैन PTI अटक जेल में है, नाहल हो चुके हैं, अपनी सजा भी भुगत रहे हैं। देखिए, अगर बैलेट पर बल्ले का निशान होना है तो फिर PTI को नया चेयरमैन लाना होगा। बेनजीर भुट्टो जब नाहल हुई थी, डिस्क्वालीफाई हुई थी, सजा हुई थी, तो उन्हें मखदूम अमीन फ़हीम को पार्लियामेंटेरियंस का सदर बना के इलेक्शन लड़ा था। जब नवाज शरीफ नाहल हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे, सजा हुई थी, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को सदारत दे दी थी, वरना उनके सेनेटर से शेर का निशान छीन दिया गया था। अगर PTI बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उन्हें जल्द अज जल्द अपने अंदरूनी इंतखाबात करा के नया चेयरमैन लाना चाहिए। एक डिस्क्वालीफाइड सजा याफ्ता शख्स पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता, इसलिए ये कानून मौजूद है। सर, दोनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस कानून में से गुजरी हैं। कोई PTI के लिए नया कानून नहीं है, लिहाजा अगर वो बजिद रहेंगे कि हमारा चेयरमैन इमरान खान ही होगा तो फिर बल्ले का निशान नहीं होगा। तो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं आप समझते हैं? PTI के पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? शाह महमूद कुरैशी या उनके अलावा कोई ऑप्शन? मुझे तो अब असद कैसर बहुत आगे आते नजर आ रहे हैं मुफाहमत में, और ऐसा लग रहा है कि जब PTI के ट्विटर हैंडल से भी कल मुफाहमत की बात की गई है और असद कैसर की क़यादत में वफद ने मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात की है और पाकिस्तान जमहूरियत और फौज के एजेंडे पर इत्तफाक किया है, तो मुझे तो लग रहा है कि PTI में असद कैसर आगे जो है मुफाहमत को लीड करेंगे। वो और आरफ अलवी और शायद वो ज़्यादा लाइमलाइट में मुझे नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर तो रेस हार गए हैं और रेस से आउट हो गए हैं क्योंकि वो साइफर में चले गए हैं दोनों, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगले इंतखाबात के कोई बड़े घोड़े बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह शहबाज शरीफ को हम देख रहे हैं हंगामी तौर पर लंदन बुलाया गया है और जो मुशावरत अब उनसे की जा रही है वो नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक ही है, तो क्या ऐसा हो गया जिस तरह से नवाज शरीफ को अब क्या नरम रहने का मशवरा दिया जा रहा है? तो इससे तो अब यही लग रहा है कि जो इंसाफ है वो आज भी मर्जी के मुताबिक ही होगा। लेकिन जी, नवाज शरीफ को तो हमेशा से नरम रहने का मशवरा दिया जाता है उनकी पार्टी की जानिब से उनके सख्त मौक़िफ़ के जवाब में, और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि आप नवाज शरीफ को नरम रहने का मशवरा दे रहे हैं।
और नवाज शरीफ अपनी टाइमिंग के हिसाब से फैसला करते हैं कि कब नरम रहना है और कब सख्त रहना है, लेकिन वो एक मौक़िफ़ पे कायम भी रहते हैं। तो इस बार भी पार्टी का मौक़िफ़ और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ मिलकर एक इत्तफाकी बयानिया बन जाएगा। मुझे लगता है कंसेंसस हो जाएगा कि क्या बात किस हद तक करनी है। ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान खुद इतने जनरल बाजवा को गालियां निकाल रहे हैं, तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, हम इमरान खान का काम क्यों करें। ये काम इमरान खान कर रहे हैं जनरल बाजवा को रोज़ गालियां निकालने का, तो हम क्यों ये काम करें उनके लिए, उनको करने दिया जाए। बाकी जहां तक पनामा के बेंच के जजेस वाली बात है, मेरा ख्याल है उस पर सबका इत्तेफाक राय मौजूद है। ठीक है, तो मुज़म्मल साहब जिस तरह से सख्त बयानियां आप देख रहे हैं नवाज शरीफ का, यही वो वजह होती है जो फिर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से दूर ले जाती है? जी यही वजह होती है, लेकिन इस बार कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से दूरी भी ना हो और बयानियां भी कायम रह जाए। ठीक है, और नवाज शरीफ की वापसी आपको लग रहा है कि 21 अक्टूबर की जो डेट दी गई, एक ऑफिशियल डेट जिसको कहा जा रहा है, उस तारीख को वो वापस आ सकेंगे? जिस तरह से नैब केसेस के हवाले से अगर हम बात करें, नैब केसेस जो हैं वो नवाज शरीफ के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई खतरनाक होंगे। ये जुडिशल एक्टिविज्म था उमर अता बंदयाल का, अब कोई जनरल फैज या कोई इन केसेस को परसू नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के केसेस हैं। ऐसे तो इफ्तिखार चौधरी ने पूरा एनआरओ उड़ा दिया था, तो उसके नतीजे में कोई किसी को सजा हो गई थी। इसी तरह इनके नतीजे में भी किसी को सजा नहीं होगी। ये एक फ्रूटाइल एक्सरसाइज है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी लीडर इन केसेस के खौफ से कोई अपनी सियासत का कोई प्लान तब्दील करेगा। ठीक है, अच्छा अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें इक़्तिदार से गर्ज नहीं है, क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है कि अब वो सिस्टम ठीक करना चाहते हैं? और आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ को अगर मौका मिलता है तो इतनी वो पावर रखते हैं कि वो इस सिस्टम को ठीक कर सकेंगे? देखिए, नवाज शरीफ की कारकर्दगी सबके सामने है। मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ। कौम बेहतरीन जज है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी कारकर्दगी क्या है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था उनकी कारकर्दगी क्या है, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो उनकी कारकर्दगी क्या है। तो ये तो अवाम बेहतरीन जज हैं कि वो फैसला करें कि वो उनको किसका दौर बेहतर लगा, किसका बुरा लगा, या कम बेहतर किसका था, तो उस कम बेहतर में वोट डाल दें। लेकिन बहरहाल हर सियासी जमात को अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखने का हक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब सियासी जमात मैदान में उतरती है तो इक़्तिदार उसका की मंजिल जरूर होती है, लेकिन अगर ना मिले तो अपोजिशन में बैठने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। को अपोजिशन में बैठना गुनाह तो नहीं है। अगर नवाज शरीफ की जमात को अपोजिशन में बैठना पड़े तो उन्हें बैठने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन मुज़म्मिल साहब नहीं बैठ सके अपोजिशन में। 16 माह जिस तरह की हुकूमत इन्होंने की, जिस तरह की हुकूमत अपने सर ली, अब उसका खुमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। सर उस 16 माह के बहुत से कैचेस हैं। 16 माह एक जॉइंट हुकूमत थी, किसी एक पर उसका मलबा नहीं डल सकता। लोग फैसला करेंगे कौन ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन आप ये समझते हैं फ्रंट फुट पे हमें तो मुस्लिम लीग नून ही नजर आई? जी जरूर नजर आई, और वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लड़ेंगे। अगर लोग वोट नहीं डालेंगे तो वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, अच्छा जिस तरह से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से जावेद लतीफ साहब ये हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि सिविलियंस को तो सजा मिल जाती है, जो बाकी लोग हैं अगर उनको सजा नहीं मिलती तो फिर ये किस तरह का इंसाफ हुआ। तो एक नैरेटिव दोबारा से बिल्डअप हम होता देख रहे हैं कि जजेस के खिलाफ दोबारा से बात करेंगे जलसों में, फिर से वही बात की जाएगी, जर्नलों के नाम लिए जाएंगे जलसों में वापस आकर। उससे कोई फायदा तो नहीं होगा? क्या मिलेगा क्या फिर मुस्लिम लीग नून को? ठीक है, जजेस के खिलाफ बात तो पीडीएम हुकूमत में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी तकरीरें हो रही थी। वो कोई नई बात तो नहीं है। करारदादें पार्लियामेंट ने जजेस के खिलाफ पास की हैं, बेंचेस के खिलाफ पास की हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि आप कहें कि इलेक्शन के मौके पर वो कुछ जजेस के खिलाफ बात करने लगे हैं। जजेस से हम ख्याल, बेंचेस, चीफ जस्टिस करारदाद, ये सब कुछ तो हमने पार्लियामेंट में जजेस के खिलाफ तकरीरें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा, ये सब कुछ तो हमने उनकी हुकूमत के दौर में भी देखा है। लिहाजा अगर अब वो इलेक्शन में भी ये बात करते हैं तो मैं और आप ये बात तो नहीं कह सकते कि ये कोई नई बात है या इसके नतीजे में ये कोई नया मौक़िफ़ सामने आ गया है। ये तो मौक़िफ़ उनका
बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, मौक़िफ़ बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि मौक़िफ़ पुराना मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ को नए तरीके से किस तरह से सेल करेंगे, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने लोगों के बिजली के बिल्स आ रहे हैं, वो बड़ी नाला हैं मुस्लिम लीग नून से, उनकी क़यादत से। तो अगर फिर से वही बातें करेंगे कि हमें इस तरह से निकाला गया, लोग तो ये चाह रहे हैं कि कोई रोड मैप दिया जाए। मुआशी बहरान से किस तरह से निकालेंगे, क्या उस पर कोई काम किया जाएगा? कि वो अपना रोड मैप देंगे। हर सियासी जमात को एक इकोनॉमिक रोड मैप तो लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और अगर मैं देखूं कि इस मुल्क में अगर कोई जमात ने प्राइवेटाइजेशन की है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने 90 की दिहाई में बैंक्स को प्राइवेटाइज किया है, जिसकी वजह से आज हमें बैंकिंग सेक्टर काफी मुस्तहकम भी नजर आता है, प्रॉफिट में भी नजर आता है, वरना सारे बैंक्स लॉस में थे। तो अगर आगे भी प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट ही रास्ता है तो मुस्लिम लीग नून के पास अपने क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, वो सेल करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं। शायद पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के उस तरह हक में नहीं है, पीटीआई अपने दौर में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकी है। तो देखा जाएगा कि आगे लोग किसका इकोनॉमिक रोड मैप लेते हैं। लेट्स सी, अभी सियासी जमातों का मंशूर और मुआशी रोड मैप सामने आने दें, फिर उसके बाद ही उस पर बात हो सकेगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह कुछ दिन पहले या कुछ अरसा पहले हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक्टिव दिखाई दे रही थी जनूबी पंजाब में, उसी तरह से आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब सिंध में कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बन सकता है? जी नेचुरल है वो बनना। देखिए ना जी, पीपल पार्टी सिंध में सोलो फ्लाइट करती है तो बाकी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। 2018 में उन्हें मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी को सिंध में 2/3 दिलाई गई और हमें पता है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की एक एडजस्टमेंट मौजूद थी। उन्होंने मिलकर बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिराई, फिर सेनेट में भी एक इत्तेफाक हमें नजर आया था एस्टेब्लिशमेंट का और पीपल्स पार्टी का। तो वो इस बार मुझे लगता है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक नेचुरल इत्तेहाद है जो बन जाता है, तो वो बन जाएगा और वो मुझे बनता नजर आ रहा है। तो इस बार शायद 2018 वाली जो सहूलतकारी है वो पीपल्स पार्टी को सिंध में हासिल नहीं होगी। ठीक है। और जिस तरह से गिले शिकवे शुरू हो गए हैं, कुछ तल्ख बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है दोनों जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, आपको क्या दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर जो 80s या 90s की सियासत थी, एक राइवलरी थी दोनों जमातों के दरमियान, क्या वो दोबारा से शुरू हो सकती है, या जो गिला किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून से वो इनडायरेक्टली गिला तो एस्टेब्लिशमेंट से है? लेकिन सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बात करनी होती है और हम इस बातचीत को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात करेंगी, एक दूसरे की बुरे पॉइंट्स हमारे सामने रखेंगे तो ही वोटर कोई फैसला कर सकेगा, कोई दलील बन सकेगी। सवाल ये है कि इस इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं बनना चाहिए, एक दूसरे की जान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार नहीं होना चाहिए, कौमी मामलात पर इत्तफाक के राय के लिए इकट्ठे बैठने की गुंजाइश रहनी चाहिए। अगर ये रहती है तो सियासी जमातों में इख्तलाफ होना जमहूरियत का हुस्न है, इसको हमें को बुरा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़ियाकार मुज़म्मिल सहरवर्दी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन